हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामन्यास जाखड़ पर। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, अतः वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स में काइनेटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? विकल्प के रूप में हमें ए दिया हुआ अंग्रेजी भाषा से, ब है ग्रीक भाषा से, स हिंदी भाषा से, द संस्कृत भाषा से। केमिकल काइनेटिक्स में ये काइनेटिक शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से हुई है, जिसका अर्थ है गति। अतः क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर है विकल्प ब ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं। एकांक या इकाई समय में अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अतः क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है विकल्प ए अभिक्रिया का वेग। MCQ टाइप क्वेश्चन की कड़ी में क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से अभिक्रिया के वेग की इकाई है। विकल्प के रूप में ए दिया हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ब है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, स है सेकंड इनवर्स और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए तो अभिक्रिया के वेग की इकाई होगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अतः क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है विकल्प ए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गैसीय अभिक्रियाओं के लिए वेग की इकाई है। विकल्प के रूप में ए दिया हुआ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ब दिया हुआ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, स है सेकंड इनवर्स, द है ATM सेकंड इनवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प द ATM सेकंड इनवर्स है, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं की सांद्रता को आंशिक दाब के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग को रिक्त स्थान कहते हैं। हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा है कि वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता की घातांक या जो घातांकों का योग है उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर विकल्प द अभिक्रिया की कोटि है। क्वेश्चन नंबर 6, एक अभिक्रिया का वेग व्यंजक R = K A की सांद्रता की घातांक 3/2, B की सांद्रता की घातांक -1 है। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? विकल्प के रूप में हमें ए में दिया हुआ है 1, ब में दिया हुआ है 2, स में दिया हुआ है 3, द में दिया हुआ है 1/2। इस पाठ के पार्ट 6 के वीडियो अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि के अंतर्गत हमने जाना था कि अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता की घातांक या घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये जो वेग व्यंजक दिया हुआ है, इस वेग व्यंजक में अभिकारक A व अभिकारक B की सांद्रता की घातांक का योग करने पर जो मान आएगा वो अभिक्रिया की कोटि होगा। तो यहाँ देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर सही विकल्प क्या होगा। A की सांद्रता की घातांक का वो अपने को दे रखी है 3/2 प्लस B की सांद्रता की घातांक दे रखी है -1, तो ये अपने पास में आ जाएगा 3/2 -1। लघुत्तम लेके इसको सरल कर लेंगे तो लघुत्तम 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का है वो 2 आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अतः इस क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प होगा विकल्प द 1/2
तो इस अभिक्रिया की कोटि है उसका मान होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है तो अभिक्रिया की संपूर्ण कोटि किस पद के द्वारा ज्ञात की जाती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, मंदतम पद के द्वारा, क्योंकि जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में पूर्ण होती है उसे जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सबसे मंदतम पद, जिसे वेग निर्धारक पद कहा जाता है, के द्वारा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है तीव्र अभिक्रियाओं का, ब है मंद अभिक्रियाओं का, स दिया हुआ है अति मंद अभिक्रियाओं का, द है उपरोक्त सभी का। दिए गए विकल्पों में से विकल्प ब सही आंसर है मंद अभिक्रियाओं का। केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, कौन से पद में? वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को कहते हैं। वेग निर्धारक पद जटिल अभिक्रियाओं का सबसे मंदतम पद होता है, जिसके द्वारा अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया जाता है, और इस पद में उपस्थित अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की कोटि होती है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, अभिक्रिया की कोटि। तो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की कड़ी में 10वां प्रश्न है। निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग रिक्त स्थान समानुपाती होता है। विकल्प ए दिया हुआ है बनने वाले उत्पादों की सांद्रता के, जो नहीं है। दूसरा अभिकारकों के द्रव्यमान के गुणनफल के, जो नहीं है। विकल्प स दिया हुआ अभिकारकों की सांद्रता के, ये सही है। विकल्प द दिया हुआ अभिक्रिया के औसत मुक्त पथ पर, जो गलत है। अतः क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर हुआ विकल्प स, अभिकारकों की सांद्रता के। तो निश्चित ताप पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अभिक्रिया की दर सतही क्षेत्रफल के रिक्त स्थान होने पर बढ़ता है। इस पाठ के वीडियो नंबर 3 अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने जाना था कि अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होगा। अतः क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर विकल्प ब होगा, अधिक। अर्थात अभिक्रिया की दर सतही क्षेत्रफल के अधिक होने पर बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभिक्रिया का वेग नियतांक या वेग गुणांक निम्न में से किन किन कारकों पर निर्भर करता है? विकल्प के रूप में ए दिया हुआ है पदार्थ की प्रकृति पर, ब दिया हुआ है ताप पर, विकल्प स दिया हुआ है अभिक्रिया की कोटि पर, और द के रूप में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। चारों विकल्पों को देखने पर पता चलता है कि अभिक्रिया का वेग नियतांक के, जिसे वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है, का मान पदार्थ की प्रकृति पर, ताप पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अर्थात इन तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 जटिल अभिक्रियाओं के लिए सही कथन है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए दिया हुआ है ये अभिक्रियाएं 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती है, सही है। दूसरा विकल्प है इन अभिक्रियाओं की कोटि सबसे मंद पद के द्वारा ज्ञात की जाती है। हमने इस पाठ के अंदर पढ़ाई था कि जटिल अभिक्रियाओं की कोटि का निर्धारण सबसे मंद पद, जो वेग निर्धारक पद होता है, उसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो ये भी सही है। विकल्प स देखते हैं। इन अभिक्रियाओं के सबसे मंद पद की आणविकता एवं कोटि का मान सही है, तो ये भी सही है। तो बच गया द,
तो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने इस पाठ के अंदर पढ़ाई है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा वेग बढ़ जाता है। यदि आप अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो इस पाठ के पार्ट नंबर 3 के वीडियो को अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग रिक्त स्थान हो जाता है। हमने अभिक्रिया के वेग पर ताप की निर्भरता के अंतर्गत जाना था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अतः क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है विकल्प ए, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से अभिक्रिया की कोटि के लिए सही कथन है। विकल्प ए दिया हुआ है, वेग व्यंजक में सांद्रता पदों के घातांक अभिक्रिया की कोटि होती है, सही है। हमने इस पाठ में जाना ही था कि वेग व्यंजक या वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता की घातांक या घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। ब, कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाता है, सही है। अभिक्रिया की कोटि n का निर्धारण है वो प्रायोगिक रूप से किया जाता है। विकल्प स है, कोटि का मान शून्य, पूर्णांक एवं भिन्नात्मक हो सकता है। ये कथन भी सही है कि अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है। विकल्प द है उपरोक्त सभी, तो अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर द है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, किसी एक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, उस अभिक्रिया की कोटि होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, शून्य कोटि। हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के वीडियो में जाना था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है, उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अभिक्रिया का वेग r = k है तो उस अभिक्रिया की कोटि होगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक के बराबर होता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में आंसर हुआ विकल्प ए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। MCQ टाइप क्वेश्चन की कड़ी के अंदर 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए सही कथन है। विकल्प ए दिया हुआ है, इन अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती है, सही है। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। विकल्प ब दिया हुआ है, अभिक्रिया का वेग r = k होता है। विकल्प स है, ये अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं। ये भी सही विकल्प है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियां जैसे धातु की सतह, एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, इसलिए ये अभिक्रियाएं सदैव पूर्ण होती हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है विकल्प द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 21, जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 एवं Cl2 की अभिक्रिया की कोटि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, शून्य कोटि। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों की कड़ी में हमने इस उदाहरण को पढ़ा था। वहाँ पे हमने जाना था कि जल की सतह पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 एवं Cl2 की जो अभिक्रिया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक H2 एवं Cl2 की सांद्रता के शून्य घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान 3.5 × 10⁻⁻5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोटि होगी। यदि आपको विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि के वेग स्थिरांक के की इकाई याद है तो आप इस प्रश्न को है वो आसानी से है वो सोल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में वेग स्थिरांक के
की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है वो दी हुई है। यह इकाई शून्य कोटि की अभिक्रिया की होती है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 23, एक अभिक्रिया का वेग व्यंजक R=K एक की सांद्रता की घातांक शून्य है, अभिक्रिया की कोटि होगी। चूंकि इस वेग व्यंजक में एक की सांद्रता की घातांक शून्य दी हुई है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि का मान होगा शून्य और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प ए शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त पीटी सतह पर वियोजन अभिक्रिया की कोटि है। प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन किया जाता है तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैसें बनती हैं और इस अभिक्रिया की कोटि का जो मान होता है वो शून्य कोटि होता है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 25, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि है। एस्टर अर्थात एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन अभिक्रिया की कोटि होती है छद्म प्रथम कोटि। क्योंकि इस अभिक्रिया की कोटि वास्तव में उच्च कोटि की होती है, परंतु विशेष परिस्थितियां जैसे अम्लीय जल की उपस्थिति में यह प्रथम कोटि के समान व्यवहार दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 26, गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन निरूपित करता है। अभिक्रिया का समीकरण हमें दिया हुआ C12H22O11 प्लस H2 कन्वर्ट टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। यह अभिक्रिया विकल्प देखते हैं, ए है द्वितीय कोटि की, ब है प्रथम कोटि की, स दिया हुआ है छद्म प्रथम कोटि की और विकल्प द है शून्य कोटि की। गन्ने की शर्करा के प्रतिलोमन अभिक्रिया की कोटि का मान होता है छद्म प्रथम कोटि। क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग R=KA है। अभिकारक A की सांद्रता को 2 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग होगा। अभिकारक A की सांद्रता को 2 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाएगा, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए 2 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 28, रेडियोधर्मी विघटन अभिक्रिया की कोटि है। हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरणों की कड़ी के अंदर ये जाना था कि समस्त कृत्रिम एवं प्राकृतिक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाओं की कोटि का मान 1 होता है, अर्थात रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रियाएं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प ब प्रथम कोटि। क्वेश्चन संख्या 29 देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की इकाई सेकंड इनवर्स होती है, अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन संख्या 30, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल 69.3 सेकंड है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा। विकल्प के रूप में हमें ये 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों को देखकर सीधे ही आंसर के विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन में हमें अर्ध आयुकाल अर्थात t½ का मान दिया हुआ है और हमें वेग स्थिरांक k का मान ज्ञात करना है। चूंकि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है k = 0.693/t²। इस फॉर्मूले के अंदर t½ का मान जो हमें दिया हुआ वो रख देते हैं, तो रखने पर अपने पास में आ जाएगा 0.693/t½ का मान दिया हुआ है 69.3 सेकेंड। दशमलव को हटा देते हैं। नीचे वाली संख्या में दशमलव 1 अंक पे है तो इसको हटाएंगे तो ऊपर है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या में दशमलव 3 अंक पे है तो इसको हटाएंगे तो नीचे है वो 1000 से गुणा हो जाएगा। ऊपर हो गया 693, नीचे हो गया 693, जो आपस में कट जाएंगे। 10 की शून्य है वो 1000 की शून्य से कट जाएगी और इसको हल करेंगे तो अपने पास में मान आ जाएगा 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स।
इस प्रकार हमें k का मान 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स प्राप्त हुआ जो विकल्प ए में दिया हुआ है। अतः क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है विकल्प ए 10 की घात -2 सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 31 प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सही कथन है। विकल्प देखते हैं। विकल्प ए दिया हुआ अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। सही कथन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। विकल्प ब देखते हैं। अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये भी सही है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। विकल्प स है अभिकारकों की सांद्रता जितना गुना बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग भी उतना गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः अभिकारकों की सांद्रता जितना गुना बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग भी उतना बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। विकल्प के रूप में द विकल्प है उपरोक्त सभी। इन चारों विकल्पों को देखने के बाद में पता चलता है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 किसी अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को रिक्त स्थान कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए संघटक आवर्ती। हमने कोलेजन थ्योरी के वीडियो के अंतर्गत जाना था कि अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघटक आवर्ती अर्थात कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, जिसे Z से दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 33 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग हो जाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना बढ़ जाता है। अतः इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब 2 गुना हो जाता है। MCQ क्वेश्चन की सीरीज के अंदर 34वां प्रश्न है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की इकाई मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये इकाई हमें विकल्प स में दी हुई है। अतः क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है विकल्प स लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 35 2N2O5 कन्वर्ट टू 4NO2 प्लस O2 अभिक्रिया है। विकल्प देखते हैं। अणुसंख्यता 2 व अभिक्रिया की कोटि 2। विकल्प ब है अणुसंख्यता 2 व अभिक्रिया की कोटि 1। विकल्प स है अणुसंख्यता 2 व अभिक्रिया की कोटि 0। विकल्प द है अणुसंख्यता 1 व अभिक्रिया की कोटि 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ब अणुसंख्यता 2 व अभिक्रिया की कोटि 1 है। N2O5 के तापपठन अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 होती है व अभिक्रिया की कोटि 1 है। यदि अभिक्रिया 2A + B कन्वर्ट टू A2B में A की सांद्रता को दुगनी एवं B की सांद्रता को आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर होगी। अभिक्रिया 2A + B कन्वर्ट टू A2B में A की सांद्रता को दुगनी एवं B की सांद्रता को आधी करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना अधिक हो जाता है। अतः इस क्वेश्चन का सही विकल्प है विकल्प स 2 गुना अधिक हो जाएगी। अभिक्रिया की दर है वो 2 गुना अधिक हो जाएगी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। उस अभिक्रिया का चयन कीजिए जिसकी अणुसंख्यता 2 परंतु अभिक्रिया की कोटि 1 है। विकल्प ए में हमें अमोनिया के अपघटन की अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है परंतु कोटि है वो 0 ऑर्डर की है। इसी प्रकार से विकल्प ब में फॉस्फीन के अपघटन की अभिक्रिया दी गई है जिसकी आणविकता भी 2 है और कोटि है वो 0 ऑर्डर की है।
विकल्प स में हमें एथिल एसीटेट के अम्लीय जल अपघटन की अभिक्रिया दी हुई है। इस अभिक्रिया की आणविकता भी 2 है, परंतु इस अभिक्रिया की कोटि है वो छद्म प्रथम कोटि की है। तो क्वेश्चन संख्या 37 है, इसका सही आंसर हुआ विकल्प स। क्वेश्चन नंबर 38, खंड ए का खंड ब से सही मिलान करके सही उत्तर के विकल्प का चयन कीजिए। ये अपने को खंड ए दिया हुआ है, ये अपने को खंड ब दिया हुआ है। खंड ए में दिए हुए प्रश्नों का खंड ब में दिए हुए उत्तर से मिलान करना है। खंड ए में पहला प्रश्न है, उच्च दाब पर मोलिब्डेनम सतह पर फोस्फिन का जल अपघटन है। तो उच्च दाब पर मोलिब्डेनम सतह पर फोस्फिन का जल अपघटन देखें तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसके लिए विकल्प 3 सही है। टंगस्टन सतह पर अमोनिया का अपघटन या प्लेटिनम सतह पर अमोनिया का अपघटन देखें तो वो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए भी विकल्प 4 सही है, शून्य कोटि। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिकारकों की आरंभिक सांद्रता के आधा होने में लगने वाला समय अर्धायुकाल होता है, इसलिए इसका आंसर हुआ विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 4, एजो आइसोप्रोपेन का ऊष्मीय अपघटन है। तो एजो आइसोप्रोपेन है, इसका ऊष्मीय अपघटन है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब विकल्प के अंदर देखते हैं तो विकल्प में विकल्प ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, जब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना किया जाता है तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल भी दुगना हो जाता है, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी T½ अनुक्रमानुपाती A होता है। तो यदि A की सांद्रता को दुगना करेंगे तो दुगना करने पर T½ है उसका मान भी दुगना हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका आंसर होगा विकल्प ब, दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है। विकल्प ए है एंट्रोपी, विकल्प ब दिया हुआ है आंतरिक ऊर्जा, विकल्प स दिया हुआ है एंथैल्पी, विकल्प द दिया हुआ है सक्रियण ऊर्जा। प्रश्नों की कड़ी में अंतिम प्रश्न है, सामान्य अभिकारक अणुओं की तुलना में सक्रिय अभिकारक अणुओं की ऊर्जा होती है। आर्रेनियस के अनुसार सक्रिय अभिकारक अणु वे अभिकारक अणु होते हैं जिनकी ऊर्जाएं अन्य अभिकारक अणुओं से अधिक होती है। अतः क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका आंसर होगा विकल्प स, अधिक होती है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपके बेहतर परीक्षा परिणाम में मददगार होगा। धन्यवाद।